नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और जैसा कि इस शो में अक्सर मैं आपको एक मार्केट वॉइस से और से मिलाती हूं, और उसी कड़ी में आज मैं एक बार फिर से किसी एएमसी के दफ्तर में आ गई हूं, मोतीलाल ओसवाल एएमसी के दफ्तर में आ गई हूं। और आज हम बाजार की चाल पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस चाल के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में आपको कैसे एक्टिव और पैसिव फंड्स के जरिए या स्ट्रैटेजीज के जरिए मुनाफा कमाने की रणनीति मिल सकती है। पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर एक क्लासरूम जैसा शो आज हम करने वाले हैं, और मेरे साथ प्रतीक ओसवाल जुड़ गए हैं, हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल से। थैंक यू सो मच। इनको आप अगर सब सोशल मीडिया पर देखते आए हैं तो ये शख्स आज साक्षात मेरे साथ है, और आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत खूबसूरत दफ्तर है इनका, आई एम श्योर लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन मैं फिर भी दिखा दूं। हम इन्हीं के दफ्तर में खड़े हैं और इतनी लंबी बिल्डिंग जो है ये इन्हीं की है। अब रोज़ाना आपकी तो बातचीत होती रहती है सोशल मीडिया पर अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ। आज हमारे दर्शकों के लिए क्या खास आप लेकर आए हैं? मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, लेकिन मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि आप आज क्या खास बोलने वाले हैं? तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए, थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम मतलब पैसिव फंड्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग पैसिव फंड्स के बारे में आज मतलब इंटरेस्ट लेवल्स बहुत बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से आज के तारीख में बहुत सारा इंटरेस्ट सेंसेक्स और निफ्टी में, बट शायद आज हम दूसरे पैसिव फंड्स के बारे में बात कर सकते हैं जो बियॉन्ड सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में भी होते हैं। और दूसरे कैटेगरीज भी है। क्या पैसिव फंड्स होते हैं, आप कैसे उसमें निवेश कर सकते हो, कौन से ऑप्शंस है इंडस्ट्री में, और आपको क्यों करना चाहिए पैसिव फंड्स में निवेश। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी, आखिर में जो इन्होंने कहा ना क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो नज़रिया है या जो समझ है ना प्रतीक पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो ये है कि अरे ये सस्ता है, बहुत मगजमारी नहीं है, ले लो और ख़त्म करो, है ना। जो कोई भी पहली बार अगर इक्विटी मार्केट में प्रवेश करना चाहता है, अगर आपको बाजार के में डायरेक्ट स्टॉक समझ में नहीं आते, तो हम अक्सर कहते हैं कि आप एक पैसिव फंड ले लो, है ना, या इंडेक्स ले लो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। धीरे धीरे बाजार को समझ लेना, बाद में अपने पोर्टफोलियो को वो कर लेना, बढ़ा देना। लेकिन सस्ता है, ये अप्रोच सही है क्या? आई थिंक सस्ता अप्रोच तो सही नहीं है। मेरे हिसाब से सही अप्रोच है कि बहुत आसान है। मेरे हिसाब से क्या है, अगर अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना हो, चलो 30-35 साल बाद, आप कौन से फंड में निवेश करोगे? हाँ, 30-35 साल की बहुत देर हो जाएगी सबसे पहले तो, और दूसरा फिर आपको लार्ज कैप ही लोगे, लार्ज कैप या फिर कोई भी इंडेक्स फंड जो भी है। इंडेक्स फंड, सो आई थिंक बहुत सारे जो निवेशकों है जो बहुत ही आसान सा फंड को उनको इन्वेस्ट करना हो, या फिर उनको बहुत ही लो कॉस्ट सा वेरी सिंपल फंड करना हो, तो पैसिव फंड बहुत ही आसान है। अगर आप देखोगे आज अगर एक निवेशक को एक मिड कैप फंड चूज करना हो या फिर एक स्मॉल कैप फंड चूज करना हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। एग्जैक्टली 25, 30, 40, 50 ऑप्शंस है। अरे सब भरे होते हैं इनके पोर्टफोलियो में। बिकॉज मैं जो शो करती हूँ लगातार दर्शकों को सवाल आते हैं, आज ट्रेंड है, आजकल तो ट्रेंड है कि 4-4, 5-5 स्मॉल कैप भरे हुए हैं, उसके बावजूद भी पूछते हैं कि अच्छा और कौन सा मिड कैप डालना चाहिए और कौन सा स्मॉल कैप डालना चाहिए, बिकॉज और सब सारे टॉप परफॉर्मेंस होंगे, तो उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन पता नहीं मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, आपकी रिस्क कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ये जोखिम जो है ना लोग मेरे ख्याल से भूल जाते हैं। तो क्या जोखिम कम होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप कोई इंडेक्स फंड लेते हैं? और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में भी इंडेक्स फंड लेने का फ़ायदा क्या है फिर? हाँ, तो क्या होगा इंडेक्स फंड में, एक तो आपका लो कॉस्ट है, वो हमने बात कर दिया है। दूसरा में क्या, इंडेक्स फंड में आपका कभी अंडर परफॉर्मेंस कभी होगा नहीं। आप इंडेक्स के मुताबिक आपका रिटर्न मिल रहा है। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स का से 15-20 साल में अगर आपका 16 या 17% मिल रहा है, तो आपको इंडेक्स वैसे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लो कॉस्ट है, और वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आपने अगर कोई भी फंड चुना हो आज और उसका परफॉर्मेंस कल गिरा, तो आपको ये मतलब सोचना क्या होगा कि अच्छा शुड आई सेल दिस और शुड आई नॉट सेल इट। पैसिव फंड में क्या है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप भूल सकते हो। मेरे हिसाब से क्या है, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्मनेस। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 5, 7, 8 साल आपके लिए आप निवेश करोगे, तो आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। और पैसिव फंड में क्या है, आपको परफॉर्मेंस का चक्कर नहीं रहेगा। बहुत ही इजी, आसान है और लो कॉस्ट भी है। तो अब जैसे कि देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप ना एक साइकिल में मूव होते हैं, एक बार बढ़त की चाल होती है तो वो चलती रहती है, गिरावट आती है तो गिरावट ही आती है। हालांकि अभी हम सब सोच ही रहे थे कि अब गिरावट आएगी, अब गिरावट आएगी, थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन वो थम गई और बाद में एक बार फिर से हमने पटरी पर बाजार को आते हुए देखा है। अच्छा, चढ़ते बाजार में तो आपको इंडेक्स फंड मिड कैप और स्मॉल कैप तो अच्छा लग रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, लेकिन जब गिरेगा
तो ये तो इंडेक्स के हिसाब से ही गिरेगा। तो फिर आपका दिल दुखेगा, रातों की नींद गायब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो तब क्या एक्टिव फंड्स फायदेमंद नहीं होंगे? मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस एक गिरावट वाली मार्केट में परफॉर्मेंस मोस्टली सेम ही Okay. अगर आप मिड कैप एक्टिव फंड लो या फिर मिड कैप पैसिव फंड लो, मेरे हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस लॉस होगा आई थिंक मुताबिक सेम ही होगा। शायद एक्टिवली मैनेज फंड में शायद एक लार्ज कैप एलोकेशन होगा, हाँ, उसके हिसाब से उसका थोड़ा स्टेबिलिटी देने उसका के लिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन portfolio मिल सकता है। हाँ। लेकिन वापस अगर आप इंडिया में देखते हो 10 साल में से 7 to 8 years बुल मार्केट होता है और 2 से 3 साल आई थिंक बेयर मार्केट रहता है। तो आई थिंक 7 years ओवर 7 years देखोगे तो आई थिंक दोनों का जो परफॉर्मेंस देखते हो लास्ट 15-20 सालों में वो सेम का सेम ही रहा है। ओके। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स मोर ऑफ सिंप्लिसिटी विच इज़ द चॉइस। बहुत सारे हमारे जो नए इन्वेस्टर्स आए इंडिया में उनके लिए वो लोग सब डायरेक्ट इन्वेस्टर करते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आई थिंक जो भी सिंपल चॉइस है वो हमारे हिसाब से बेस्ट चॉइस है। सो आई थिंक उसके हिसाब से आई थिंक द परफॉर्मेंस इज सेम। ये यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज हो खरीद या मुझे ये फंड खरीदना है फिर वो फंड खरीदना तो फिर मे बी एक्टिव फंड मेक सेंस। बट आपको अगर सिर्फ जस्ट बाय इट एंड फॉरगेट इट फिलॉसफी करना हो व्हिच आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उसके लिए आई थिंक पैसिव फंड अच्छा ही है। तो एक आपने मान लीजिए इंडेक्स ले लिया किसी मिड कैप स्मॉल कैप में, उसके बाद कुछ एक्टिव भी डाल दिया, ऐसे कर सकते हैं कि वो ओवर डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ग्लोबली देखते हो तो बहुत सारे जो हमारे जो निवेशकों के इंडिया के बाहर यूएस में या यूरोप में उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखते हो, और मैं 5 साल पहले यूएस में मैं वेल्थ मैनेजमेंट करता था, वहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो देखते हो उसमें रफली हाफ पैसिव होता है और हाफ एक्टिव होता है। ओके। तो उसमें हम क्या बोलते हो कि आपका ये जो पोर्टफोलियो है जो कोर एलोकेशन है जो आप 5-10 साल नहीं हाथ लगाओगे उसके लिए पैसिव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है आपको वरी नहीं है अंडर परफॉर्मेंस का या फिर पुअर परफॉर्मेंस का। और अगर आपको नेक्स्ट 3 से 5 सालों में आपको अच्छा म्यूचुअल फंड आपको निवेश करना हो तो उसमें आप एक्टिव में डाल सकते हो। तो आई थिंक ये फिलॉसफी होता है कोर एंड सैटेलाइट फिलॉसफी होता है। Exactly, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में हमारे जो मोस्ट निवेशक हो उनका जो पैसिव एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब जीरो के मुताबिक है। बिल्कुल, हाँ। मेरे हिसाब से पैसिव शुड बी एन एलोकेशन नॉट अ डिसीजन। ठीक है। आपको अगर आपका पोर्टफोलियो आज बनाना हो तो आपको आप डाल सकते हो करीबन 20 to 40% जो भी हो आपके हिसाब से पैसिव फंड में, जो आपका लॉन्ग टर्म एलोकेशन हो आप हाथ हिला हुए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है और ये इसका ये जो अल्फा जो क्रिएशन होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा नेक्स्ट 5 सालों में 5 years में, आप उसमें आप निवेश कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट इंडस्ट्री इज फाइटिंग। बहुत सारे लोग एक्टिव वर्सेस पैसिव के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली, दोनों ही हो सकते हैं। मैं बोलता हूं कि एक्टिव एंड पैसिव इज व्हाट यू शुड चूज। यू शुड हैव बोथ इन अ पोर्टफोलियो। हाँ, तो अब क्योंकि आप यूएस में रहे हैं और आपने बहुत इन्वेस्टर्स से बात भी की है, तो वहाँ पर एक ऑब्वियसली बहुत फर्क है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, रिस्क एपेटाइट में, इन्वेस्टमेंट्स की समझ को लेकर एक्सेट्रा सबको दरकिनार करते हुए एक आइडियल मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता होगा जहाँ पर एक्टिव पैसिव शायद दोनों का मिक्स है, या केवल पैसिव वहाँ पर ज़्यादा है? आई थिंक यूएस में करीबन डिपेंड्स आपका जो ये जो वहाँ पे यूएस में क्या है, वहाँ के मार्केट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है, एफिशिएंसी ऑफ पैसिव फंड्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्या है, बिकॉज़ जब एफिशिएंसी ऑफ पैसिव फंड्स की बात करते हैं तो उससे क्या मतलब उसका मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑफ पैसिव फंड्स एक्टिव फंड्स से ब्रॉडली ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे जो निवेशक हैं उनको अपना जो कोर पोर्टफोलियो होता है जो 60-70% वो पैसिव में रहता है। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो वहाँ फंड मैनेजर्स अल्फा कमा के नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे इतना नहीं। यस, एब्सोल्युटली। सो वहाँ मार्केट में इतना मतलब एफिशिएंसी कि वहाँ पे फंड मैनेजर्स एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए पैसिव फंड वहाँ पे बहुत ही फेमस हो गए। तो भारत में तो ये क्षमता बहुत ज़्यादा है ना? इंडिया में बहुत है। इंडिया में आई थिंक एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ग्रोइंग मार्केट है, बहुत सारे कंपनियाँ अच्छी कर रही है, और आई थिंक हमारा मार्केट डेप्थ भी बहुत ही कम है। आजकल आज की तारीख में सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में लोग एफिशिएंसी देख रहे हैं, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टॉक पिकिंग। हाँ, बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स डिफरेंट, बट मेरे हिसाब से पैसिव में एलोकेशन होना चाहिए आपका, वो भी जो भी आपके हिसाब से। एक बात जो हमने उभरती हुई देखी है कि अब तक अगर किसी को कोई पैसिव एलोकेशन करना होता था या इंडेक्स या ईटीएफ की कोई रणनीति लेनी होती थी तो वो लेते थे लार्ज कैप में, लेकिन अब हमने मिड कैप, स्मॉल कैप और आपका तो माइक्रो कैप भी आता है वो हमने देखा है। ठीक है, तो अब लोगों में समझ बढ़ रही है, लोगों में एसआईपी के जरिए निवेश करने की जागरूकता भी बढ़ रही है। ठीक है, और अब हम जब कहते हैं कि आपको दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज पोर्टफोलियो में डालनी चाहिए, किसी के पास अगर केवल पैसिव्स हो तो
क्या उनका मुनाफा एक पैसिव और एक्टिव वाली की रणनीति के मुकाबले बेहतर होगा? क्या उन अब उसमें भी आपने कहा कि पैसिव में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप खेल सकते हैं, तो वो स्ट्रैटेजीज बताइए कि किस तरह से कहीं ना कहीं आप शायद एक्टिव स्ट्रैटेजीज को बीट कर पाने की क्षमता रखते हो। पता नहीं, मुझे आप समझाएं अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आप पैसिव देखते हो तो बहुत सारा ये जो फोकस है इंडिया में वो हो रहा है निफ्टी और सेंसेक्स में, जो लार्ज कैप इंडाइसेस है। आज की तारीख में हमारे पास मिड कैप इंडाइसेस है, इंडाइसेस है, मल्टी कैप इंडाइसेस है, हमारे पास सेक्टर है, आईटी, बैंक, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी जो सेक्टर इंडाइसेस है। तो आपको वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है। हमारे पास इंटरनेशनल इंडाइसेस है, S&P 500, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, और एक नया कैटेगरी जिसका नाम स्ट्रैटेजी इंडाइसेस है, जो फैक्टर फंड्स है, वो भी अभी बहुत ही फेमस हो गया है। क्या है ये, जरा समझाइएगा। ये भी आई थिंक ये जो एक कैटेगरी है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है अल्फा मेकिंग, आउट परफॉर्मेंस ऑफ ब्रॉड बेस्ड बेंचमार्क जो निफ्टी 50 होता है, लेकिन उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत ही फेमस है यूएस में। ये हमारे स्ट्रैटेजीज जैसे मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी, वैल्यू, ये है एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजीज जो पैसिव फंड के फॉर्म में मिल रहा है आपको। ठीक है। सो ये भी थोड़ा बहुत थोड़े से जागरूक इन्वेस्टर्स के लिए है ये, आई थिंक। हाँ, ये थोड़े एडवांस इन्वेस्टर्स जो मतलब समझते हैं ये स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं, उनके लिए आई थिंक ये सूटेबल है। मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए हमारे जो ब्रॉड बेस्ड फंड्स है वो गुड इनफ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक्टिव वर्सेस पैसिव के बारे में बात करते हैं, आपने पूछा था कि क्या एक इन्वेस्टर के साथ इफ सिर्फ पैसिव एलोकेशन होता तो यहाँ आपका उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता। मेरे हिसाब से एक्चुअली रिटर्न्स आते हैं एसेट एलोकेशन से, फंड सिलेक्शन से नहीं होते हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी के पास एक 5 लाख का पोर्टफोलियो है, यदि उसने इक्विटी में 60% एलोकेशन डाला या फिर 40% एलोकेशन डाला है, वो डिटरमिन करेगा उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो हमने स्टडी भी किया है, हमने देखा है कि राइट फंड चूज करने का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से डजंट मैटर व्हिच फंड यू चूज, आपका एलोकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपका रिस्क प्रोफाइल और एलोकेशन उसके मुताबिक निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट, और दैट विल डिटरमिन 90% ऑफ योर आउटकम्स लॉन्ग रन। तो वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़ है कि हमने एक और स्टडी किया था जहाँ पे हमने देखा है कि पैसिव फंड में तो आपको मिल जाएगा 14-15%, लेकिन इन्वेस्टर कितना बनाता है अपने इंडिया इन्वेस्टर। तो हमने पूरा फ्लो स्टडी किया था, अच्छा, आउटफ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड्स, और हमने देखा है कि एक एवरेज इन्वेस्टर इंडिया में उसका रिटर्न होता है करीबन 7 to 8%। अच्छा। सो एवरेज इन्वेस्टर is making about 5 to 7% less than index. Exactly, हाँ। और वो क्यों होता है? क्योंकि एवरेज इन्वेस्टर बुल मार्केट में ज़्यादा पैसा डालता है, बेयर मार्केट में पैसा निकालता है, SIP बंद कर देता है। तो आई थिंक बहुत सारे जो चैलेंजेस है इन्वेस्टर्स के, ये फंड से रिलेटेड नहीं है, ये बिहेवियर से रिलेटेड है। Exactly, हाँ। मेरे हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ इन्वेस्ट करके भूल जाए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, या फिर SIP करके भूल जाए, उनका जो ये रिटर्न प्रोफाइल है बहुत ही बढ़ जाएगा। ओके। बिकॉज ये स्पेकुलेशन जो होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स शिफ्ट करते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, या फिर दूसरे फंड से तीसरे फंड में परफॉर्मेंस के मुताबिक निवेश करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत ही मतलब ये जो हाई एक्शन गेम है, दिस इज अ बिग एनिमी फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। और मेरे ख्याल से बाजार की इस तरह की जो चाल चल रही है, इसमें इस तरह की नॉइज जो लोगों को मिल रही है, आप आज देखिए ना, आपको यूट्यूब पर या एक क्लिक पर आपको एक निवेश मिल जाएगी मुफ्त में, बम्पर कमाई का मुनाफा मिल जाएगा आपको, इस तरह की गारंटी भी दी जा रही है। हालांकि रेगुलेटर और तमाम AMCs ने अपनी अपनी तरफ से जो है बहुत कोशिश की है कि सही तरह से हैंड होल्डिंग की जाए, और रेगुलेटर तो लगातार निवेशकों के हितों के बारे में ही सोचता आया है। बुल रन अगर मैं कह सकूं जो बाजार का दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह की नॉइज जो आपने हाईलाइट की है, क्योंकि बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप कैसे कहें कि आप सही सोचें, और हर तरफ क्या हो रहा है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में जो पॉलिटिकल टेंशन जो हमने देखी है, अब उससे कच्चा तेल कहिए, सोना कहिए, बाजार कहिए, जो लॉन्ग टर्म निवेशक बैठा हुआ है, या सब कुछ छोड़ दीजिए, स्ट्रेस टेस्ट की बात ले लीजिए। हमें बहुत सारे सवाल आए हैं लोगों के ये कहते हुए कि अच्छा, स्ट्रेस टेस्ट में जिसके ज़्यादा नंबर है वो फंड से निकल जाए क्या? आप मंशा तो रेगुलेटर की एम की अच्छी है, लेकिन वो मैसेजिंग देखिए क्या जा रही है। तो इस मैसेजिंग के लिए आप क्या कहेंगे? जो एक तो आपके पास जागरूकता की कमी है, थोड़ा सा आप कम समझते हैं बाजार को, लेकिन पैनिक मोड में जल्दी आ जाते जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कैसे एक निवेशक जो है इसको समझ सके? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट। हमारे हिसाब से बिहेवियरल चैलेंजेस हमारे जो इन्वेस्टर कम्युनिटी में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ पे होता है। हाँ। और एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। आई थिंक ये जो बोरिंग एडवाइस है, बाय एंड होल्ड, सही बात है। ये ऐसा फिलॉसफी है जहाँ पे
बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये जो स्पेकुलेशन का अर्ज होता है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है आई थिंक। सो अभी हम पहले बोलते थे कि इन्वेस्टिंग शुड बी बोरिंग, अभी हम बोलते हैं कि यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कैन बी बोरिंग। तो अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है आज, यदि आपका यू नो 1 लाख या 2 लाख का पोर्टफोलियो है, तो हम बोलते हैं कि आप सब 70 to 80%, 80% का जो आपका पोर्टफोलियो है वो आप लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड में डाल दो, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप टाइप कैटेगरी, रिस्क वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और फिर अगर आपको स्पेकुलेटिव बेट्स लेना है स्टॉक्स में या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में, थोड़ा हाई रिस्क वाले में, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। क्योंकि क्या है, इसमें क्या होगा, आपका ये जो आपको ये जो साइकोलॉजिकल नीड है वो भी आपका हो जाएगा और आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप दोनों कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में हो। और ये एक बात है। दूसरी बात है कि परफॉर्मेंस, हमारा पूरा जो इंडस्ट्री है वो परफॉर्मेंस के पीछे निवेश करता है। सबसे अच्छा वाला फंड में पैसा डालता है और बुरा वाला फंड में पैसे निकालता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्मेंस चेंजेस एवरी ईयर। अगर आप देखोगे 5 साल वाले टॉप म्यूचुअल फंड्स और आज के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अलग है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट। सो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हो कोई म्यूचुअल फंड में, आप इवन इफ देयर इज बैड परफॉर्मेंस, यू शुड इन्वेस्ट इन इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। यू नो, क्योंकि क्या है, हमें देखा है बहुत से म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस बुरा जाता है, फिर हमें अच्छा हो जाता है। ओवर लॉन्ग टर्म आप देखोगे मोस्ट म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। सो मेरे हिसाब से ये जो आप चर्न करते हो बुरे म्यूचुअल फंड से अच्छे म्यूचुअल फंड, दिस इज एक्चुअली वेरी वेल डिस्ट्रक्टिंग। सो आई थिंक परफॉर्मेंस के पीछे यू शुड नॉट चेंज एनीथिंग। तो वो दर्शक अभी जो एफएनओ में डालते हैं, क्रिप्टो में डालते हैं, जो आपको भी शायद फॉलो करते होंगे और उनको लगता होगा यार प्रतीक तो हमेशा जब भी आते हैं वो कमाई का कोई ना कोई मंत्र मुझे दे जाते हैं, आज मुझे बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हो जाइए, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? कैसे इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से अलग रखा जाए? आई थिंक बेस्ट हमारा ये जो एसआईपी का इनोवेशन इंडिया में वो आई थिंक नाउ ग्लोबली एक्सपोर्ट हो गया है। बिल्कुल। यूएस में अभी उसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, व्हिच इज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग एसआईपी। सो मेरे हिसाब से एसआईपी, हम भी एसआईपी करते हैं, हम आई थिंक एसआईपी इज अ वेरी गुड वे ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। आपके एसआईपी में क्या है, इट डजंट मैटर कौन से इंडेक्स में आए हो, कौन से इंडेक्स में आप जा रहे हो, कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क तो आते हैं वो शॉर्ट टर्म रहते हैं। ओवर द लॉन्ग टर्म हमने देखा है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की या कंपनियां हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में उनका जो ट्रेजेक्ट्री है बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है एटलीस्ट नेक्स्ट 10 सालों में। और अगर आप देखते हो बहुत सारे यूएस में, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी टॉप कंपनीज आर गेटिंग बिगर। तो आई थिंक गुड वे टू, मतलब आपका जो बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल है विल बी स्टैगर्ड और एसआईपी। आपको ये सब डर नहीं रहेगा और आप ऑल्सो हर महीने आप सेविंग्स में डाल रहे हो। तो ये जो फिलॉसफी है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और ये फिलॉसफी में आपके बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स है वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। किश्तों में थोड़ा सा निवेश करें, और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से इसको समझना भी शुरू कर दिया है, छोटी छोटी खुशी या खुशियों की ईएमआई, जिसको एसआईपी की तरह भी देखा जाता है। अच्छा, आपका निजी पोर्टफोलियो कैसा है? एसेट क्लास वाइज अगर मुझे समझना हो तो आप कहाँ कैसे निवेश करते हैं? मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो तो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप स्कीम्स में मेरा पूरा निवेश है। मैं थोड़ा एलोकेशन इंटरनेशनल में भी इक्विटी में ही है, लेकिन 100% कुछ डेट नहीं है आपके पोर्टफोलियो में? सोना नहीं, हम मतलब रियल एस्टेट नहीं, कुछ नहीं है। आई थिंक सोना भी नहीं है, रियल एस्टेट भी, हमें मैं खुद का घर है अभी मेरे नाम पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कुछ है। ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये तो अगेंस्ट हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल से। ये हमारे, मतलब मैं दूसरों को रेकमेंड नहीं करूँगा ये पोर्टफोलियो। मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत ही हाई है, नंबर 1। एंड नंबर 2, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी है, मैं रिस्क से बहुत कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट आपको बोलो, अगर मैंने 10% फिक्स्ड इनकम में डाल दिया तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ये बिल्कुल उल्टा है मेरे ख्याल से, ये हेडलाइन है मेरे लिए तो भाई। सो मेरे लिए थोड़ा, आई मीन आई एम मोर कंफर्टेबल विद इक्विटी रिस्क। मुझे वो समझ में आता है। बिल्कुल। वॉरेन बफेट ने बोला है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जी। सो मुझे इक्विटी, मतलब 20-25 साल से मैं यही देख के आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा है, उसके हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। तो अब प्रतीक, जैसा आपको समझ के हमें लगता है या व्यूवर्स को लगता होगा, फाइनेंशियल वर्ल्ड से और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से तो आप अपने परिवार की वजह से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, वो समझ शायद आप में पहले से ही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि प्रतीक का उसके पैसों के साथ रिश्ता कैसा है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड मनी? व्हाट इज़ मनी फॉर यू? तो वो क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम ना प्रतीक अब उस दौर से चले गए हैं जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते थे कि भैया 2 रोटी कपड़ा मकान,
आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कमाने की क्षमता है और हमारी ही कमाई को अगर हम सही जगह निवेश करें तो वो हमको कमा कर दे सकती है। तो पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल रहा है, आपकी समझ बदल रही है, तो आपका क्या रिश्ता है पैसों के साथ? हाँ, तो दो दो आंसर्स एक्चुअली मेरे। फर्स्ट इज़ मेरा रिश्ता है कन्वीनियंस मनी के साथ। आई थिंक मेरे लिए आई थिंक इट्स मोस्टली नॉट हैविंग टू वरी। वो फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइन पर। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे चिंता नहीं रहती कि कल अगर कुछ हो जाए, मुझे जबकि सारा पैसा इक्विटी में है। मतलब इंडिया ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्टेड है, तो आई थिंक वहाँ पे कॉन्फिडेंस है बहुत। अच्छा। आई थिंक वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत साल से कॉन्फिडेंस है, एंड अभी तो और कॉन्फिडेंस है। सो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मतलब कन्वीनियंस में बहुत सारा एक्सपेंडिचर है, नॉट मच ऑन हार्ड एसेट्स लाइक हाउस एंड रियल एस्टेट एंड cars and all that. So मेरा मतलब overall it's very simple living. It's to enjoy the little things. That's what we do. But मेरे हिसाब से अगर आप रिटेल लेवल से आप देखते हो, हाँ जी, तो हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली सिक्योर पीपल विद लिक्विड वेल्थ, उनके आप सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन देखते हो, तो सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन में सैलरी नहीं आता है। हमने देखा है कि अगर आपको अमीर बनना है या फिर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो वो होता है ओनरशिप में। यू हैव टू ओन समथिंग, यू हैव टू ओन गोल्ड, रियल एस्टेट, एक्विटीज, कंपनीज, आपका खुद का बिजनेस। सो ओनरशिप इज द ट्रू वे टू क्रिएट वेल्थ। आपका अगर सैलरी इंक्रीज होगा, आपका लाइफस्टाइल भी आपका ऊपर जाएगा। सो बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये समझ सकते हैं। सेम आई थिंक इफ यू हैव लिक्विड वेल्थ, इफ यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, इफ यू कैन बाय, इफ यू वांट टू बी वेल्दी, इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्रीडम, मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे लोग दे put a lot of effort on getting a job and getting a salary increase and all of that. But मेरे हिसाब से I think if you just save money for your future, that is the only way. So if you look at every wealthy person, they have stock options or they have something they own. Ownership बहुत ज़रूरी है। Ownership बहुत important है. Owning a business is very important. Equities में owning a business is easier. Mutual funds is even easier. So मेरे हिसाब से ownership is important. So I think बहुत सारे लोगों को जो अगर wealthy बनना है, तो I would तो बिग प्रोपोनेंट ऑफ ओनरशिप। हाँ, आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या था? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था 2002 में, आई थिंक 2002-2003 में। अच्छा। बहुत पहले था। एक आई थिंक एक PSU बैंक में था। अच्छा। एक्चुअली मैं इंटर्नशिप कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। बट वो अच्छा नहीं रहा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो वो सीख मिली आपको? सीख तो मिली है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक 20 या 30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट था, और इट वाज गुड, पर हाथ जले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लर्निंग हुआ है। एक्चुअली उसके बाद मैंने कभी स्टॉक्स खरीदा नहीं है। अच्छा। सो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ उसके बाद। बट वो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। आई थिंक देना बैंक या कुछ था। अच्छा। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हुए जब आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू की, तो आपकी भी, अब जैसे कि सबको हम कहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं आपके, उनको आप तय कीजिए, सोचिए। बड़े बड़े तो सबके होते हैं ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद की शादी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट तो जब आप फारिग हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद आप सोचते हो। जो हमारी आम मानसिकता है, अब उसमें भी बहुत चीज़ें बदल रही हैं। लोगों के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोल्स भी आने लग गए हैं। तो आपने ऐसे कोई गोल बेस्ड प्लानिंग कभी की है, और अगर की है तो कौन सा पहला लक्ष्य था जो टिक ऑफ हुआ है? नहीं, मैंने तो आई थिंक शुरू से आई थिंक हमारी फैमिली बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रही थी मार्केट्स में। सो हमारे गोल्स तो ज़्यादा मतलब नॉर्मल गोल्स थे, जैसे एजुकेशन, शादी, एंड वी वर प्रीटी मच फाइनेंशियली सिक्योर। तो हमारे में ज़्यादा गोल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी। इट वाज मोर ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी वेल। सो बहुत सारा एफर्ट था एज टू कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ डू यू ग्रो वेल्थ। तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता था। बट एक्चुअली गोल्स में आई थिंक अभी आज की तारीख में भी अगर मुझे कुछ बड़ा खरीदना हो, तो मैं इक्विटी पोर्टफोलियो में बेचता हूँ। सो वी डोंट हैव एनीथिंग इन बैंक अकाउंट्स, सो ऑल ऑफ एवरीथिंग इन्वेस्टेड। चलिए, मुझे चर्चा को समाप्त करना है, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों की कुछ पोर्टफोलियो प्लानिंग भी कर दीजिए। ठीक है? मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास 10,000 रुपए हैं और उनको हर महीना SIP करनी है। कैसे अक्रॉस मार्केट कैप्स उनको लगता है कि 10,000 रुपए एक्टिव, पैसिव और तमाम मार्केट कैप्स में निवेश करने चाहिए? 10,000 रुपीज एवरी मंथ। हाँ जी, तो अगर आपको 10,000 निवेश करना हो मार्केट्स में, और अगर आप से रिस्क प्रोफाइल आपका मॉडरेट हो,
तो मेरे हिसाब से आपको 10,000 में से 6 से 7,000 इक्विटी में आपको निवेश करना चाहिए। कहाँ इक्विटी में? सो इक्विटी में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स करना चाहिए। Okay. तो लार्ज कैप और मिड कैप्स में मे बी इक्वल या फिर लार्ज कैप मोर देन मिड कैप्स, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका रिस्क थोड़ा अग्रेसिव है तो आप स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हो। ओके मेरे हिसाब से आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में 4 to 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके हमने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है, उनके पास 20-25 म्यूचुअल फंड है। अगर आप सबको कंबाइन करोगे तो आपका निफ्टी 500 कैसे रिटर्न आएंगे। हाँ सो आई थिंक एक फिलॉसफी है, द मोर यू हैव द मोर यू हैव टू वरी अबाउट। बिल्कुल। तो आपके पास 5 से 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बाकी आप इंटरनेशनल फंड्स में कर सकते हो 10 से 15%। हाँ आपका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो भी है करीबन 20-20%, एंड बैलेंस यू कैन लुक एट गोल्ड। तो ये आपका पूरा एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो डिवाइड हो गया। मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एसेट क्लासेस नॉन कोरिलेटेड होते हैं। इसका मतलब जब एक बुरा करता है दूसरे अच्छे करते हैं तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। तो ये मल्टी एसेट का जो पोर्टफोलियो अप्रोच है ये बहुत ही अच्छा है। और आपको ये मतलब फॉलो करना चाहिए आपके मतलब पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक बार फिर से शिरकत करेंगे इनके साथ, और ये शिरकत करेंगे हमारे शो में, और भी सवाल जवाब होंगे। लेकिन फिलहाल इस पेशकश में आपने आए आप और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सी, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन कोई भी सवाल हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पर अगर देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। एक एक करके आपके सवालों का भी जवाब देंगे। नमस्कार।